नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ आज मल्टी टैलेंटेड संध्या सिंह जी हैं, जो लिखती हैं कविताएं और कहानियां भी, साथ ही साथ उनका गार्डनिंग का, बेकिंग का और सोलो ट्रिप के जरिए वो पूरी दुनिया को, पूरे देश को देखना और समझना चाहती हैं। लड़कियों के लिए एक आदर्श जीवन है, क्योंकि उन्होंने जिस समय औरास यानी उन्नाव का एक कस्बा जहाँ से लखनऊ आके रहना शुरू किया, तमाम लड़कियाँ सोच भी नहीं पाती थीं कि कैसे हम अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह रहेंगे। तो एक संघर्ष उन्होंने किया और अब एक ऐसे मुकाम पे हैं, एक ऐसे पायदान पे हैं जहाँ पे उनके संघर्ष से दूसरों को भी सीख मिल सकती है। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें आमंत्रित करने के लिए। थोड़ा सा बताइए कि जो औरास से और लखनऊ की यात्रा रही, कैसी रही? उस समय किन किन कठिनाइयों का मुकाबला किया आपने? शैलेंद्र जी, ये बात है 2010 की, जब मैंने अपना 12th पास किया था। और उस समय वहाँ पर एजुकेशन के बहुत ज़्यादा नए अगर ऑप्शंस देखे जाएं वो उपलब्ध नहीं थे। तो लखनऊ या फिर कानपुर ही एक बड़े शहर थे आसपास। तो मैंने लखनऊ आना चुना क्योंकि प्रदेश की राजधानी भी है और यहाँ पे मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा सीख सकती हूँ, कुछ आगे जा सकती हूँ। तो फिर जैसे मैं औरास से यहाँ पे आई, तो यहाँ पे ये था कि मैं अपना ट्यूशन मैं खुद ही पढ़ाती थी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि मैं अपने खर्चे निकाल सकूं, सारा कुछ अपने सेल्फ डिपेंड होते हुए मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि यहाँ लखनऊ आने का पूरा डिसीजन मेरा था और उसके साथ अगर मैं परिवार पे एक आर्थिक एक हेल्प के लिए मैं बोलती कि मुझे ये चाहिए, तो शायद मुझे खुद में अच्छा मना भी कर देते और मुझे खुद में भी अच्छा नहीं लगता। तो जब से मैं लखनऊ आई तब से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट ही रही। भले वो ट्यूशन हो, भले वो पार्ट टाइम जॉब हो या फिर बाद में एक परमानेंट नौकरी हो। उसके साथ साथ मैंने अपने लाइफ के जो छोटे छोटे शौक थे उनको भी जारी रखा, जैसे लिखना, जो कि मैंने 2016 से शुरू किया था, और सोलो ट्रैवलिंग भी मैंने 2016 से शुरू करी। बेकिंग का शौक मुझे लॉकडाउन में आया, बहुतों का आया होगा। उन्होंने नए नए शौक अपनाए, नई पॉसिबिलिटीज खोजी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है लाइफ में, तो जब भी मुझे लाइफ कोई नई अपॉर्चुनिटी देती है तो मैं ज़रूर उसको इनकैश करती हूँ। अच्छा, लेकिन जब एक आई लखनऊ, अकेली लड़की के सामने क्या कठिनाइयाँ होती हैं? शैलेंद्र जी, कठिनाइयाँ तो बहुत सारी रही, क्योंकि एक तो होती है माइंडसेट की बात कि औरास जैसी छोटी जगह में अभी भी लोग उतने परिपक्व या उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो एक लड़की की एजुकेशन के बारे में उस लेवल का एक माइंडसेट रखते हों कि वो भी कुछ बहुत आगे जा सकती है, अपने दम पे कुछ बड़ा कर सकती है। उनके मन में डर भी था, और डर ये थोड़ा सा जायज़ भी था। लेकिन अगर कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे उठ के अपने नए एफर्ट्स नहीं डालेगा, तो वो मुझे लगता है कि फिर उसके अपने साथ एक नाइंसाफी होगी उसके करियर के साथ। तो मुझे लग रहा है जिन जिन बच्चियों में या लड़कों में या किसी में भी एक है कि उसको अपने जीवन में कुछ करना है, तो उसको अपना छोटा शहर, छोटा गांव या एक कंफर्ट जोन छोड़ के आगे आना ही पड़ेगा। और समस्या की बात की जाए तो वहाँ एक तो माइंडसेट का तो मैंने बताया ही, और लखनऊ में रहने के एक जो उचित रहने के व्यवस्था भी वो थोड़ा एक क्वेश्चनेबल थी, क्योंकि बहुत अच्छे हॉस्टल्स या बहुत अच्छे पीजी उस टाइम नहीं है। आज तो बहुत कुछ एक इवॉल्व हो गया है, हम लोग बहुत इवॉल्व समाज में रह रहे हैं, लेकिन उस टाइम जब 2010 की बात की जाए तो बहुत कम ऑप्शंस हुआ करते थे। तो ये दो चैलेंजेस मैंने मैंने फेस किया। कुछ आलोचनाएं भी होती रही होंगी कि अकेली लड़की वहाँ रह रही है, पता नहीं क्या कैसे कुछ? बिल्कुल होता था, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया था लखनऊ जाने के लिए। मैंने तो मना लिया, मैं तो यहाँ चली आई। लेकिन क्या था कि हमेशा से उनको ये था कि लोग पूछते थे, अरे संध्या क्या करती है, वो कब तुम उसकी शादी करोगे? इवन तो मेरी उम्र नहीं हुई थी शादी की, कब तुम उसकी शादी करोगे? तो ये सबसे वो घबरा जाते थे।
तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि कुछ भी हो जाए तुम हर सैटरडे घर आना। मुझे नहीं पता कि ये समाज इतना क्रूएल है कि वो इस डर से मुझे घर बुलाते थे कि वो सबको ये दिखा पाए कि मेरी बेटी सुरक्षित है और मेरे आसपास है। तो वो मेरे लिए, अब मैं जब पलट के देखती हूँ वो समय, तो मुझे याद आता है कि कितना मुश्किल रहा था मेरे लिए और साथ साथ उनके लिए भी, क्योंकि भले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे छूट नहीं दी हो, बहुत ज़्यादा मुझे आगे जाने के लिए नहीं बोला हो, लेकिन डरते डरते ही सही एटलीस्ट मेरा साथ तो दिया। तब जाके मैं वहाँ से निकली और कुछ बड़ा किया। आज के दौर का जब एक तुलना करें पिछले 11 साल पहले का, तो कैसा लगता है आज लड़कियों के लिए लखनऊ कैसा है? बिल्कुल शैलेंद्र जी, अगर आज की बात की जाए तो आज क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अपडेट्स आई हैं, तकनीकी में आई हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विमेन पावर हेल्पलाइन और बहुत सारी मतलब चीज़ें हम आसपास देखते हैं कि कोई भी सहायता एक क्लिक पे अवेलेबल है। वो दौर नहीं था, क्योंकि मैं याद कर रही हूँ अगर वो पुराना टाइम, जब मुझे कई बार होता था कि मुझे 20 रुपए बचाने हैं तो मैं पैदल जाया करती थी थोड़ी दूर तक। तो वो जब पैदल जाती थी, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होती थी, कहीं कोई मुझे ईव टीजिंग ना कर दे, कोई कहीं मुझे ये ना बोल दे कि मतलब कुछ असंगत शब्दों का प्रयोग ना कर दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स ना कुछ बोल दे, हमेशा थे। और इनफैक्ट सुने भी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ। तो वो एक टेक्नोलॉजी का जो एक शिफ्ट मैं देखती हूँ पहले से और अब में, तो ये बहुत बड़ा बदलाव मैं देखती हूँ। आपने लिखना शुरू किया, क्या क्या लिखती हैं, थोड़ा सा बताइए लोगों को। शैलेंद्र जी, पहले तो मैं सबसे पहले जो शुरुआत हुई लेखन की मेरी, तो मैंने 2016 में एक यात्रा करी थी, मनाली की सोलो ट्रिप। अच्छा। पहली सोलो ट्रिप करी थी मनाली की। तो मुझे लगा कि ये ट्रिप तो हो गई और ये खत्म हो जाएगी, तो मुझे इसके छोटे छोटे संस्मरण लिखने, हाँ, कैसे याद कैसे रहेगा, मैं भूल जाऊंगी। अगर मैं भूल गई तो फिर मैं इस जर्नी का जो एक यात्रा रही है, उस यात्रा की जो छोटे छोटे किस्से हैं वो भी मेरे साथ भूल ही जाऊंगी मैं उनको, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा उसको एक पेन डाउन करती हूँ। तो एक कोरा करके एक प्लेटफॉर्म है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली वहाँ पे ज्यादातर लोग उस टाइम इंग्लिश में ही लिखते थे। तो आई यूज्ड टू राइट दी लाइक ट्रैवलॉग इन इंग्लिश, ट्रैवल ब्लॉग को ट्रैवलॉग ही बोलते हैं। तो ट्रैवलॉग लिखती थी और उसके साथ साथ मैं लाइफस्टाइल पे लिखती थी और लखनऊ में क्या क्या हो रहा है, लखनऊ के बारे में भी अपडेट्स लिखती थी। तो आई वॉज वन ऑफ द टॉप 5 राइटर्स ऑफ कोरा एट दैट टाइम। सो इन दैट टाइम वो जो एक मेरा लिखने का जो शब्द शैली कह लीजिए वो इंग्लिश ही थी, बट धीरे धीरे मुझे याद आया कि नहीं, हिंदी से जो जुड़ाव महसूस होता है वो अगर आप लिखने में सहज महसूस तो करते भाव बन पाएगा। बिल्कुल। तो वो आप तभी आप लिख पाएंगे जब आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि हिंदी मेरे 12th तक भी रही है और मैं एक हिंदी भाषी क्षेत्र में भी हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हिंदी मेरी ठीक ठाक है तो मैं उसमें क्यों ना लिखूं। तो एक मेरे परिवार के सदस्य हैं श्री नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली क्योंकि वो काफ़ी लिखते थे। उन्होंने जर्नलिज्म में भी काफ़ी हिंदी में किया और कविताएं भी बहुत लिखते थे। तो फिर मैंने जब उनको अपनी कविता शेयर करी तो उन्होंने मुझे फिर एक वो उसको पब्लिश किया किसी न्यूज़पेपर में, 1-2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया। तो मुझे ये लगा ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं पूरी लाइफ लॉन्ग चेरिश कर सकती हूँ। ये हमेशा मेरे एक जीवन का हिस्सा बन के रहेगा। आज नहीं 10 साल बाद भी अगर मैं पलट के देखूंगी तो मुझे लगेगा कि ये मेरा एक पार्ट है। जी। तो वहां से आपने कविताएं लिखना शुरू किया, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और अभी एक रिसेंटली अवधि में भी लिखी है। अच्छा, तो कि फिर आप जो बेकिंग और गार्डनिंग, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं? जैसे बेकिंग का तो मैंने जैसे बताया लॉकडाउन में काफ़ी शुरू हुआ और मुझे जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स का बहुत शौक था। बट क्या होता है अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आप उसकी क्वालिटी का कुछ आपको पता नहीं होता है। आप कौन सा ऑयल खा रहे हैं, कौन से फैट्स खा रहे हैं, या कौन कौन से और इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो मैंने कहा आई टुक अ चार्ज ऑफ दैट फील्ड की आई विल बेक माई ओन स्टफ एंड ईट। तो वो करके फिर मैंने सबसे पहले कोकोनट कुकीज मैंने बनाई। अच्छा। फिर ब्राउनीज बनाई और नाउअडेज आई बेक रियली गुड चीज केक, ब्लूबेरी चीज केक बहुत अच्छा, कभी मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। जी।
तो कुछ दिमाग में है कि हम एक बढ़िया अपना स्टूडियो या स्टोर बनाएंगे बेकिंग को लेकर? फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है, वो भी मेरे और मेरे फ्रेंड्स तक ही सीमित है। अच्छा। मे बी इन फ्यूचर कभी आई कैन थिंक ऑफ दैट। अभी फिलहाल तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे बहुत खाने का बहुत शौक था और मैं बहुत हाई कैलोरी फूड थोड़ा अवॉइड करती हूँ और उसमें प्रोटीन और ऑप्टिमम फैट्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स रहें उस चीज़ का ख्याल रखते हुए बेकिंग करती हूँ। तो इसलिए मैंने बेकिंग शुरू करी, क्योंकि मुझे फूड क्वालिटी पे मेरा चेक रहेगा। सो दैट वाज द सोल मोटिव बिहाइंड लाइक ऑप्टिंग फॉर द बेकिंग। यस। एक डाइटिशियन के रूप में आपकी जो सलाह है लोगों को कैसे रहती है, कैसे लोगों से जुड़ती हैं? जी, मैंने अपनी जो फिटनेस जर्नी है वो मैंने शुरू करी 2018 से। अच्छा। मतलब उसके पहले तो मैं कुछ भी खाती थी, मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक बार मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे हाथ पैरों में थोड़ा खिंचाव हो रहा है, जो कि पता चला डॉक्टर के पास जाके कि ये B12 की कमी से हो रहा है। और जो कि अगर हम वेजिटेरियन जो लोग हैं तो उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा जो एक डेफिशिएंट चीज़ है B12 ही है। वो आपको नॉनवेज चीज़ों से ही मिलता है। ईदर यू टेक नॉनवेज और यू टेक सप्लीमेंट्री टैबलेट्स। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं सप्लीमेंट्री टैबलेट, क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो वो जो B12 की कमी जो मेरे अंदर हुई, उसके बाद फिर मैंने फिटनेस के बारे में और जानना शुरू किया। तो पता चला कि B12 के साथ साथ हम प्रोटीन में भी बहुत डेफिशिएंट हैं। हम सभी लोग, मतलब ये जो एक मसल मास धीरे धीरे डिके होता है वो एक एज के बाद कम ही होता जाता है, बट हम उसको सप्लीमेंट नहीं करते हैं टाइमली। तो कहते हैं ना कि एक बॉडी को फिट रहने के लिए एक भारी मात्रा में प्रोटीन की, डेली प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जबकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स ही खाते हैं। तो जब मैंने इस सब के बारे में पढ़ा, कई सारी बुक्स पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़ी, यूट्यूब वीडियोस देखे, तब जाके पता चला कि हम जो पढ़ते हैं इन जनरल स्टडीज करते हैं, मतलब जो पाठ्यक्रम हमारा है वो कितना फर्क है जो कि हमारी लाइफ से बिल्कुल। और ये भी मुझे लगता है एक हमारी लाइफ का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। न्यूट्रिशन भी। तो आप आगे कुछ बुक्स वगैरह भी लिखना चाहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अभी एक कहानियों का संग्रह है, और अभी तो मैं अपनी पोइट्री पे ही वर्क कर रही हूँ, हिंदी कविताओं पे काम कर रही हूँ। तो मेरा एक उद्देश्य है कि कुछ नहीं, मतलब 4-5 साल में आई एम फॉर 1 बुक, पोइट्री बुक। लेट्स सी कि क्या होता है। मैं अभी बिल्कुल उसी पे मैं काम कर रही हूँ। अच्छा। जी। आपके समाज सेवा के भी काम हैं और कुछ लोगों की मदद करती रहती हैं, कैसे इस काम को करती हैं आप? शैलेन जी, इसके पीछे एक किस्सा जुड़ा हुआ है। मैं कुछ टाइम पहले मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, अगर मुझे पेडल वाला रिक्शा मुझे मिलता है तो आज भी मैं उसी से कोशिश करती हूँ, अगर ज़्यादा दूरी नहीं है तो आज भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी मदद कर सकते हैं। मेरा मानना ये नहीं है कि कोई चला रहा है और मैं बैठी हूँ, वो तो ठीक है, कहीं ना कहीं एक भाव तो आता ही है, लेकिन अगर हम उससे बच जाते हैं तो उसकी रोजी रोटी तो एक टाइम के लिए चली गई ना। तो मैं आलमबाग में थी और आलमबाग से मुझे थोड़ी दूर पे जाना था, लाइक 500 मीटर पे। तो मैंने एक रिक्शा किया, पेडल रिक्शा। तो वो अंकल थे, तो वो बहुत बूढ़े थे। तो मैंने पूछा, अंकल आप इस उम्र में चला रहे हैं रिक्शा? तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ यहाँ पे लोक बंधु में एडमिट है और जिसके हालांकि इलाज सारा फ्री है, बट फिर भी मुझे मेरे खर्चे के लिए, वाइफ के खर्चे के लिए कुछ चाहिए। तो वो जब मैंने उनका देखा, मैंने कहा अगर और लोग आपकी मदद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बोले और तो मैंने कहा अपना नंबर कुछ दे दीजिए। तो बोले नंबर तो नहीं है मेरा, लेकिन अब ऐसे ही कभी कोई कर देगा तो अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने मुझे जो रिक्शे के लिए बताया, उन्होंने 30 रुपए बताए थे, बट मैंने उनको 200 दिए। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बट मुझे लगा कि अगर हम अपने आसपास ही देखें, लोगों की मदद करें तो उसके लिए हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। हम अपने आसपास ही देखते हैं कितना कुछ घट रहा होता है। कई बार हम किसी से 20 रुपए थोड़ा कम करवा के बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, बट हो सकता है हमसे ज्यादा उस 20 रुपए की जरूरत होगी उस टाइम। तो बस छोटे छोटे जेस्चर्स से ही मैं एक कोशिश करती हूँ बदलाव लाने की। मैं बहुत बड़ा ग्रैंड तो नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है अगर इंडिविजुअल लेवल पे मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कोशिश कर रही हूँ।
गांव और शहर, छोटे शहरों की लड़कियों के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल। अगर आप में कुछ भी करने की चाह है तो और आप किसी चीज़ में निपुण है, क्योंकि ये स्किल्स का ज़माना है, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है आप में कोई स्किल्स है, भले ही मेयरली टाइपिंग की बात की जाए, सिर्फ आपको टाइपिंग आती है या आपको कुछ कंटेंट क्रिएशन आता है, लाइक देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। सो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है तो ज़रूर से सीखिए। सीखने में बहुत ज़्यादा 1 साल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपकी पूरी लाइफ अच्छी है। कहीं पे भी हो आप, अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा था कि भाई एक आध कविता आपसे सुनेंगे। अवधि में सुनाए कि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की सुनाए? दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की सुनाए। अच्छा चलिए ठीक है। तो कविता का टाइटल है दिसंबर आ गया है। रातें सर्द, दिन छोटे, धूप लुका छुपी कर सताए तो दिसंबर आ गया है। बाजार शकरकंद सिघाड़े और साग से सज जाए तो दिसंबर आ गया है। थाली में जब तहरी बनकर मौसम उतर आए तो दिसंबर आ गया है। चाय के साथ कप की गर्माहट भी सुकून दिलाए तो दिसंबर आ गया है। मूंगफली गजक चिक्की दिन का हिस्सा बन जाए तो दिसंबर आ गया है। अलाव किनारे बदकही हो, सुबह घना कोहरा छाए तो दिसंबर आ गया है। कपड़ों की परतें बढ़ाने पर भी नाक ठंडी रह जाए तो दिसंबर आ गया है। तो ये थी संध्या जी के साथ हमारी बातचीत। तो बहुत शुक्रिया संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। और आप इस शो को देखते रहिए और शैलेन जी के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट करिए, कुछ सजेशंस हैं तो वो भी दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका भी कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद।